नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार एक प्लान बी चलते नजर आ रहे हैं और बीजेपी का भी प्लान बी अब साफ साफ नजर आने लगा है। आप लोग देख ही रहे होंगे, हाल फिलहाल में निशांत कुमार की सक्रियता बिहार में बढ़ चुकी है। अपने पिता के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए वोट की अपील करते नजर आते हैं, आंकड़े पेश करते हैं। इन सब के बीच हम चिराग पासवान की सक्रियता भी देख रहे हैं, जिन्होंने साल 2024 के चुनाव में जब एनडीए की सरकार बनी तो कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी। एक साल ठीक तरीके से नहीं बीते, अब उनकी इच्छा है बिहार वापसी की। अब उनकी इच्छा है या फिर बीजेपी का कोई प्लान है, ये चर्चा करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ निशांत कुमार को ये कहीं ना कह रही है जेडीयू कि भाई वो आगे नहीं आएंगे, मना कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी भी, जो मोदी जी चिराग पासवान को अपना हनुमान बताते हैं, वो उनको भी नहीं रोक रहे कि बयानबाजी मत करो। क्या बयानबाजी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है? क्या निशांत को नीतीश आगे कर रहे हैं? क्या चिराग को बीजेपी आगे कर रही है? क्योंकि साल 2020 आप लोग नहीं भूले होंगे, नीतीश नहीं भूले होंगे, जब नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया था चिराग ने। 3 दर्जन सीटों पर उनकी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। तो क्या उसी के लिए प्लान भी तैयार करके चल रही है यहाँ पर जेडीयू? इसी पर चर्चा करना चाहेंगे दिनेश सर के साथ कि उनका क्या मानना है कि क्या जेडीयू का प्लान भी है, क्या नीतीश निशांत कहीं ना कहीं उनका प्लान भी है कि चिराग के खिलाफ, युवा नेता के खिलाफ कल को निशांत को आगे करना बेहतर रहेगा? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अपने पैर पसारने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव का मैं जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पर जिस तरीके से उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 5-6% जो वोट उनके द्वारा लिया गया, उस वोट बैंक ने कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट डाला कि वहाँ पर आरजेडी जो है वो सरकार बनाने से चूक गई। क्योंकि यदि वहाँ पर आरजेडी जो 35% वोट का एक क्राइटेरिया था उसको क्रॉस कर जाती तो वहाँ पर बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि चिराग पासवान को यदि दिल्ली तक ही सीमित रखा गया तो इसका सीधा फायदा जो है वो महागठबंधन को मिलेगा और उस आधार के ऊपर बीजेपी के लिए काफ़ी ये मुश्किल हो जाएगी कि 2025 में फिर से किसी तरीके से जो है एनडीए की सरकार वापसी करवाई जाए। एक बड़ा फैक्टर ये है कि बिहार में जो है लगातार जातीय फैक्टर के आधार के ऊपर रणनीतियाँ तय होती हैं और उसी आधार पर जो कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि किस जाति का कितना वोट बैंक है, किस समुदाय का कितना मजबूत वोट बैंक है, और उसी आधार के ऊपर जो है सीट शेयरिंग होती है, उसी आधार के ऊपर जो पदों की डिक्लेरेशन होती है कि आखिरकार किस तरीके से जो है चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो चिराग पासवान, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान ये दर्शा दिया है कि उनकी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बेशक बीजेपी के साथ रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा हो, जीता हो, बेशक वो जो है एनडीए गठबंधन में रहे हो, लेकिन कुछ जनाधार उनका बढ़ा है और उस जनाधार के बढ़ते आधार को देखते हुए बीजेपी भी ये चाहती है कि इस बार जो है 20-25 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स को उतारा जाए। क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि कम से कम 50 सीटों पर हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं और तैयारी हमारी तमाम 243 सीटों पर है। तो यहाँ पर 50 सीटें ना देकर बीजेपी यदि 30 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारने का मौका देगी और वहां पर यदि 15 से 20 सीटें निकालने में कामयाब हुए चिराग पासवान, तो बड़े उनके लिए राजनीतिक दरवाजे बिहार के राजनेता के तौर पर खुलते नजर आ सकते हैं। जी देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार एक वो कड़ी साबित हो सकते हैं जो कल को महागठबंधन के साथ ले जाने के लिए मजबूर करे। उसका मुख्य कारण ये है कि जो नीतीश के करीबी नेता हैं, जिसमें हम ललन सिंह की बात करें, अगर हम बात करें जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष की, महासचिवों की बात कर लें, सबको लेकर ये कहा जाता है कि वो अमित शाह से सीधा मिले हुए हैं। जैसे दूध में मिश्री घुली होती है वैसे ही वो घुले हुए हैं। वो बीजेपी की सुनते हैं लेकिन करते अपनी मन की है, नीतीश की नहीं सुन रहे। निशांत एक वो नेता साबित हो सकते हैं जो कल को अपने पिता की पार्टी, जो जनता दल यूनाइटेड है, अपने पिता की मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाने के लिए एक बार फिर से महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। क्योंकि जब जब नीतीश को लगा है खतरा कि उनकी पार्टी खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है, वो महागठबंधन की तरफ गए हैं। तो क्या निशांत भविष्य में कभी तेजस्वी के साथ नजर आ सकते हैं? क्योंकि चिराग पासवान मुश्किलें बन रहे हैं, बीजेपी उन्हें रोक नहीं रही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निशांत
कुमार इस विधानसभा चुनाव में एक अहम फैक्टर है। जिस तरीके से पिछले दिनों उनकी माता की पुण्यतिथि का अवसर था और उस दौरान वे अपने पिता नीतीश कुमार के साथ अपने गृह क्षेत्र पहुंचे थे, वहां पर लोगों ने ये नारे लगाए कि बिहार का नेता कैसा हो, निशांत भैया जैसा हो। तो इस तरीके की बातें लगातार जो है बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रही है, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है। जेडीयू के दफ्तर पर हमने देखा कि नीतीश कुमार के जन्म दिवस के अवसर पर भी ये पोस्टर लगाए गए, बिहार करे इंतजार, आइए निशांत कुमार। तो इस तरीके की एक जो पार्टी के नेताओं की जो डिमांड है, पार्टी के नेताओं की जिस तरीके से यूथ लीडरशिप को लेकर एक सोच है, उस सोच पर नीतीश कुमार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पर बिहार में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 2020 से 2025 के आते आते 5 साल का अंतराल जो है वो बीत चुका है और इस 5 साल के अंतराल में हम देखें तो नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी बनी है बिहार में। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की ताजपोशी के लिए एक अच्छा अवसर नीतीश कुमार के लिए हो सकता है। लगातार उनकी पार्टी में उनके उत्तराधिकारी की चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार के बाद जिम्मेदारी कौन संभालेगा, क्योंकि इस बार जो तेजस्वी यादव हैं वो सीधा निशाना अब डिफेंसिव मोड में दिखाई नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, वो एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। और एग्रेसिव मोड में सीधे तौर पर जिस तरीके से वो नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के तंत्र ने हाईजैक कर लिया है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और कई बार इसका उदाहरण भी पेश किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। जिस वक्त राष्ट्रीय गान होता है उस दौरान वे अपनी सरकार के जो सेक्रेटरी होते हैं उनका हाथ पकड़कर बात करने की कुछ इच्छा जाहिर करते हैं। विधानसभा में राबड़ी देवी को लेकर कुछ इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और नीतीश कुमार भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि यदि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन जेडीयू का नहीं रहा तो बीजेपी सीएम कुर्सी पर अपना दांव ठोकेगी। नीतीश कुमार के लिए आगे आने वाले वक्त में चुनाव लड़ना और चुनाव में जीत दर्ज करके मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक पहुंच जाना ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है। जी, जैसा कि यहाँ पर चैलेंजिंग सवाल उठा दिए हैं और इन पर एक सवाल ये भी गहरा रहा है कि क्या नीतीश कुमार, जैसा कि विपक्ष कहता है कि 2025 के इलेक्शन में जो हमारे महागठबंधन के चेहरा होंगे वो अंत तक रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे, लेकिन बीजेपी का और एनडीए दल का कुछ अता पता नहीं कब चेहरा बदल दे। खैर वो तो एक सवाल है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से निशांत को लेकर जेडीयू चुप है, चिराग को लेकर बीजेपी चुप है, यहाँ पर इस माहौल का फायदा विपक्ष कैसे उठा सकता है? विपक्ष एनडीए की इस दरार का कैसे फायदा उठाएगा? देखिए, लंबा वक्त बीत चुका है नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काम करते हुए और 20 साल में चाहे कैसी भी सरकार क्यों ना हो एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो जाती है। उसी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि भाई अब 20 साल पुरानी ये सरकार हो चुकी है, मुख्यमंत्री 20 साल पुराने हो चुके हैं, 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने की इजाज़त सरकार नहीं देती है, तो आखिरकार ये 20 साल पुराने मुख्यमंत्री कैसे चलेंगे। बिहार जो है वो पलायन का एक ऐसा पर्याय बन चुका है कि बिहार का कोई यूथ वहाँ पर नहीं रहना चाहता, उसके लिए कोई रोज़गार के साधन नहीं है। दूसरी ओर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है। बिहार में कोई एक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें वो आधुनिकी टेक्निक वाली तमाम जो है मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हो सके लोगों के लिए, जिसका लाभ उन्हें मिल सके। तो बिहार से दौड़कर लोगों को दिल्ली आना पड़ता है या देश के दूसरे राज्यों की तरफ रुख करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। और इसके साथ साथ जो अपने 2 वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल को भी तेजस्वी यादव बार बार याद कर रहे हैं कि एक बार मैं 18 महीने डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, एक बार मैं 17 महीने डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, और इस 18 और 17 महीने के कुल मिलाकर के जो 3 साल का कार्यकाल है, इसको देखा जाए तो मैंने करीब 3.5 लाख सरकारी नौकरियों को प्रक्रियाधीन करवाया और नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया। यानी कि रोजगार का एक मुद्दा जो है 42% से अधिक बेरोजगारी है बिहार में, और उसको लेकर के जिस तरीके से यूथ वोट बैंक को पिंच करने की कोशिशें यहाँ पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, हो सकता है कि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की परिस्थिति जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ बेहतर होती हुई नजर आए।
आरजेडी जो है वो सत्ता की दहलीज तक पहुंचती नजर आए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में इस वक्त देखा जाए तो जातीय जनगणना का फैक्टर, वक्फ बोर्ड का जो एक कानून बनाया गया है वो फैक्टर, ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं एमवाई वोट बैंक तो उनके साथ रहेगा ही। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा था कि भाई अब माई से अकेला काम नहीं चलेगा, बाप को भी साथ लाना पड़ेगा, यानी कि सवर्ण जातियों के वोट बैंक पर भी उनकी नजर है। इसको देखते हुए देखना दिलचस्प होगा कि कैसे वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं। जी, ये चुनाव कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ झुकता नजर आ रहा है। ये चुनाव कहीं ना कहीं निशांत, नीतीश और कहीं ना कहीं मुख्य चेहरे जितने भी हैं जेडीयू के, सबको आगे लाने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने और आरजेडी ने, एलजेपीआर ने मुसीबतें ही ऐसी खड़ी कर दी हैं। देखते हैं इसका अंत कैसा होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।